राहुल गांधी ने नारा दिया कि चौकीदार चोर है, उसमें एक नया एंगल जुड़ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री जिस कंपनी के साथ सौदा करने की तैयारी कर रहे हैं इस बार, यह वही कंपनी है। भारत ने वायुसेना के लिए 36 रफाल विमान खरीदे थे। अब आप सोचेंगे इसमें दिक्कत क्या थी? आपको यह पहले भी जानकारी है। और रफाल बनाने वाली कंपनी है दसां एविएशन। 2017 में यह डील हुई। अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को अपना ऑफसेट साझेदार बनाया था दसां एविएशन में। विपक्ष ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया और कहा कि ऐसे वक्त में जब अनिल अंबानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां बर्बाद हो गई हैं, दिवालिया हो गई हैं और उन्हें डिफेंस कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं है, उनको ऑफसेट पार्टनर बना लिया गया। उसके साथ 30,000 करोड़ का करार किस आधार पर कर लिया गया? ये सवाल उठा। सवाल जायज भी था। अब ताजा अपडेट यह है कि जिस कंपनी को रफाल बनाने का काम मिला उसका नाम है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, यानी RNEL। यह वही कंपनी है जिसके जरिए अनिल अंबानी ने डिफेंस सेक्टर में कदम रखा था। लेकिन अब यह दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गई है। यह कंपनी जिसको रफाल बनाना है, इसकी पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। दरअसल अनिल अंबानी समूह ने 2015 में पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड को खरीद लिया था 2015 में, और इसके बाद कंपनी का नाम बदल दिया गया। कंपनी का नाम बदलकर किया गया रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह नया नाम दिया गया। रफाल डील इस ग्रुप का पहला सबसे बड़ा सौदा था, 30,000 करोड़ का। फ्रांसीसी कंपनी दसां ने रिलायंस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। उसके बाद कंपनी का नाम था दसां रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। इसमें रिलायंस की हिस्सेदारी थी 51%। दसां का जो हिस्सा था वो था 49%। कंपनी ने नागपुर के मिहान में एक जगह है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये, वहां पर फैक्ट्री लगा ली और दावा किया गया कि चरणबद्ध तरीके से लड़ाकू जहाजों के यहां पर पुर्जे बनाए जा रहे हैं। काम शुरू हो गया है। लेकिन अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस नेवल डिफेंस एंड इंजीनियरिंग, वो कर्ज के दलदल में फंसी हुई है और कर्ज नहीं चुकाने की वजह से जो लेनदार हैं वो उन्हें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT तक खींच ले आए। NCLT की अहमदाबाद की विशेष पीठ ने इस पूरे मामले में नीलामी की प्रक्रिया को भी मंजूर दे दी, यानी जिसका 91% हिस्सा था वो नीलाम स्वान एनर्जी के नेतृत्व वाली हेजल मर्केंटाइल कंसोर्टियम अनिल अंबानी की इस कंपनी को खरीदने के लिए आगे बढ़ रही है। वो इस दौर में सबसे आगे और उसने 2700 करोड़ रुपए की बोली लगा दी है। वही कंपनी जिसको रफाल का ठेका मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी की शेयर होल्डिंग ये कहती है कि मार्च 2023 तक RNEL में प्रमोटर्स जो अनिल अंबानी हैं उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जबकि इसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC का 7.93% का हिस्सा था। LIC का विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास भी आधा फीसदी की करीब की हिस्सेदारी थी इस कंपनी में। बाकी के जो शेयर थे वो आम निवेशकों के पास थे। मतलब साफ है कि कंपनी के डूबने से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा तो आम आदमियों को होगा, आम निवेशकों को होगा और LIC को होगा। और इन सब के बीच रफाल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अब आप सोचिए और बताइए कि इस पूरे मामले में कितना बड़ा झोल चल रहा है। एक नई कंपनी को 30,000 करोड़ का ठेका दिलवाया मोदी जी ने, और यह कंपनी 2022 की जुलाई सितंबर तिमाही के जो आंकड़े BSE के उपलब्ध हैं उसके मुताबिक जो कंपनी की आय है वो सिर्फ 68 लाख रुपए है। इसी अवधि में कंपनी ने अपना कुल घाटा 527 करोड़ बताया था। 19 अप्रैल 2023 की एक्सचेंज फाइलिंग में इस कंपनी ने 2021-22 के नतीजे बताए थे और इसके मुताबिक साल भर में कंपनी की जो आय थी वो 6 करोड़ 32 लाख के आसपास थी, जबकि कुल घाटा जो था वो 2086 करोड़ रुपए का था। इसको रफाल बनाना है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर अगर करीब से आप देखें तो शेयर विश्लेषक जो है वो ये कहते हैं कि RNEL के दिवालिया हो जाने का असर निश्चित तौर पर भारत फ्रांस के ज्वाइंट वेंचर दसां रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी दिवालिया हो गई तो कैसे काम होगा। ज्वाइंट वेंचर क्योंकि लगभग बराबरी का है, यानी दोनों कंपनियों के निवेश बराबरी के हैं, तो ऐसे में दसां तो अपना हिस्सा निवेश कर देगा, लेकिन अनिल अंबानी पैसा कहां से लाएंगे और रफाल कैसे बनेगा? ये सवाल वाजिब भी है। साल 2020 में चीन के बैंकों के कर्ज से जुड़े विवाद पर इंग्लैंड के हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने यह मान लिया था कि वो दिवालिया हो गए हैं और कर्ज चुकाने में वो असमर्थ हैं, उनके पास पैसा नहीं है।
अनिल अंबानी की नेटवर्थ जीरो है, वो दिवालिया हैं और वो रफाल बना रहे हैं, इसलिए वो बकाया भी नहीं चुका रहे हैं। परिवार के लोग भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, ये भी कानूनी तौर पर दिख रहा है। और इस साल में जब अनिल अंबानी पैसे की तंगी की वजह से एक के बाद एक अपनी कंपनियां नीलाम करवा रहे हैं, अपनी कंपनियों से हाथ धो रहे हैं, तो वो रफाल के लिए बने ज्वाइंट वेंचर को कैसे चला पाएंगे मोदी जी? ये तो आपको बताना होगा, क्योंकि आपने ठेका दिलाया है। दसा रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी है, और ऐसे में हो सकता है कि ज्वाइंट वेंचर की शर्तें कुछ अलग हों और यह साझा उपक्रम चलता भी रहे। लेकिन क्या यह संभव है कि इस तरह की कंपनी को इतना बड़ा ठेका दिया जाना चाहिए? क्योंकि यह ग्रुप की खस्ता हालत शायद मेक इन इंडिया के उस मकसद को पूरा न कर पाए जिसके लिए इसको ठेका दिया गया और इसके लिए इसको शुरू किया गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की जा रही है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस जेवी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेट नहीं हुए हैं। आप जोल देखिए, आखिरी बार साल 2019 में वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था, 2019 में, तब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और इस स्टेटमेंट में यह बताया गया था कि 31 मार्च 2019 तक दसा रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की कुल वित्तीय जो देनदारियां हैं वो 142 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि डील एक साल पहले यानी 31 मार्च 2018 को यह आंकड़ा 38 करोड़ 81 लाख रुपए था। ऐसे आदमी को ठेका दे दिया मोदी जी ने। भारत में अंबानी परिवार सबसे रईस है, आप जानते हैं, लेकिन भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के जो छोटे भाई हैं वो इतने रईस नहीं, उनकी हालत पस्त है और वो रफाल बना रहे हैं। तो मोदी जी जो चौकीदार चोर है का नारा आपको दिया गया, जो आपके ऊपर चस्पा किया गया, वो तो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, क्योंकि अनिल अंबानी के पास अगर रफाल बनाने का ठेका है तो फिर क्या होगा हमारी वायुसेना का, हमारे सैनिकों का? ये जवाब आप भी दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए।